तो दोस्तों, सीयूटी मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि हमारे वीडियोस आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लग रहे होंगे और आपको सीयूटी परीक्षा साथ ही साथ जो सीयूटी और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अलग इन्फॉर्मेशंस होती हैं उसको लेकर आपको काफ़ी ज़्यादा ये इन्फो पहुंचा रहे होंगे। यही हमारी कोशिश है और आगे भी हम इसी कोशिश में प्रयासरत रहेंगे। आज का जो हमारा ये वीडियो है ये एक खास किस्म के सीरीज़ का पार्ट है जिसे हम बोलते हैं नो द यूनिवर्सिटी। मतलब कि जब आप फॉर्म भरते हैं ना, या आप एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं, अक्सर मैंने देखा है कि कई सारे स्टूडेंट्स के पास या एस्पायरेंट्स के पास यूनिवर्सिटी को लेकर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, या फिर अगर इन्फॉर्मेशन है भी तो वो थोड़ा सा मिक्स्ड है। थोड़ा इधर उधर देख लिया, हल्का फुल्का देख लिया, एक ही जगह पे ऑथेंटिक सोर्सेस पर आधारित क्रिस्प और वायबल इंफॉर्मेशन का अभाव अक्सर स्टूडेंट्स के पास रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम इंडिया की एक बहुत ही प्रेस्टिजियस, एक कल्चरल रेनेसा और एक नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटी की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है जामिया मिलिया इस्लामिया। और जामिया एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, जब आप इसके बारे में जान जाएंगे और अगर आपको वहाँ एडमिशन मिल रहा होगा तो आपका मन करेगा कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर अपने करियर के प्रोस्पेक्ट्स को आगे बढ़ाया जाए, उसे और ज़्यादा ब्राइट किया जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जामिया का थोड़ा सा अतीत समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इनिशियली ये यूनिवर्सिटी दिल्ली में नहीं थी। इसे कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था? 1920 में अलीगढ़ में। समय के साथ 1925 जब आता है तो इसे करोल बाग दिल्ली में शिफ्ट किया गया और आगे चल के बाद में इसे जामिया नगर में स्टैब्लिश कर दिया गया। वर्ष 1988 में 1988 में पार्लियामेंट के एक एक्ट के माध्यम से जामिया को प्रॉपरली एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ। और उस समय से लेकर अभी तक जामिया क्या कर रहा है? समय के साथ साथ जामिया ने अलग अलग होराइजन्स की तरफ अपने आप को एक्सपैंड करना शुरू किया है। इसका मतलब ये हुआ कि पढ़ाई लिखाई की दुनिया में नए कोर्सेज का आना विद इन द यूनिवर्सिटी, नए स्कूल्स का इस्टेब्लिश होना, क्रॉस कल्चरल लेवल पर नए इवेंट्स का होना, नए स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, हेल्थ एक्सेट्रा एक्सेट्रा डायमेंशंस का यूनिवर्सिटी में एक्सपेंशन होना। तो जामिया समय के साथ एक्सपैंड कर रही है। जामिया के बारे में आपको कुछ और बातें पता होनी चाहिए ताकि आप यूनिवर्सिटी के मर्म को ना, उसके एकदम कोर जो है उसका, उसको समझ सकें। देखिए, सबसे पहला है कि ये एजुकेशन और कल्चरल रेनेसा के मूवमेंट से शुरू हुई थी। मतलब कि इंडिया के इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान एक मूवमेंट हुआ, उस मूवमेंट के अलग अलग धाराएं थी, उसी में एक एजुकेशन और कल्चरल रिफॉर्मेशन को लेकर एक धारा चल रही थी जो उपनिवेशवाद यानी कि कॉलोनियल रेजीम के खिलाफ था। और फिर एक नेशनल कल्चर को इस्टेब्लिश करने के उद्देश्य से जामिया को इस्टेब्लिश किया गया कि हमें एक ऐसा इंस्टीट्यूट चाहिए, हमें एक ऐसी यूनिवर्सिटी चाहिए जो नेशनल कल्चर को इस्टेब्लिश करे इंडिया में। खास तौर पर इसका एम था कि पेट्रियटिज्म और नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना है और इंडियंस कैसे फ्यूचर इंडिया के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकें, इसके लिए उन्हें सक्षम बनाना है। ये विचार था जामिया के इस्टेब्लिशमेंट के पीछे। ये स्टूडेंट्स, और इसमें भी खास तौर पे जो हमारे मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, उनको डिफरेंट डिसिप्लिन्स में एक्सेल करने के लिए मोटिवेट कर रही थी। यानी जामिया जब स्टैब्लिश हुआ है ना, तो इसके स्टैब्लिशमेंट के पीछे इंडियन नेशनल मूवमेंट, साथ ही साथ एक कल्चरल रेनेसा प्लस एक नेशनलिस्ट फर्वर का पूरा योगदान रहा है। लेकिन ये केवल नाम की बातें नहीं है कि इंस्टीट्यूट केवल नाम का है, एक्सेलेंस नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर आप देखें तो नैक ने दिसंबर 2021 में जामिया को A++ ग्रेड से एक्रेडिट किया था। मतलब कि जो एक्रेडिटेशन मिला था उसे A++ मिला, वन ऑफ द टॉप रैंक में जामिया को रखा गया। और आज के समय पर जामिया में एक मल्टी लेयर्ड एजुकेशनल सिस्टम चलता है जो स्कूलिंग, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, फिर उसके बाद PhD लेवल तक जाता है। यानी अगर आप जामिया आने का सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल भी गलत डिसीजन नहीं ले रहे हैं। पहली स्लाइड से ही आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अब हर यूनिवर्सिटी का एक मिशन होता है, हर यूनिवर्सिटी का एक विजन होता है और उसके बाद हर यूनिवर्सिटी का अपना एक ऑब्जेक्टिव भी होता है। तो चलना शुरू करते हैं समझना कि जामिया का मिशन क्या है, जामिया का विजन क्या है और जामिया का ऑब्जेक्टिव क्या है। जहां तक मिशन और विजन की बात है, देखिए सबसे पहला विजन क्या है? विजन सिंपल है, एक ऐसा ह्यूमन यूनिवर्सिटी को डेवलप करना जो इंक्लूसिव हो, यानी सभी के लिए समावेशिता हो, सभी को आने की अनुमति मिले, जहाँ पे इक्विटी हो यानी कि समानता हो, जहाँ पर फेलोशिप हो मतलब कि आप एक दूसरे के साथ बंधुत्व की भावना से रहें, जुड़ें, और जहाँ न्याय हो और शांति हो, जो सबको शांति दे सके, न्याय दे सके। मिशन क्या है? मिशन जामिया का कई लेयर्स का है। पहला मिशन है कि देश की सेवा में
क्वालिटी टीचिंग और रिसर्च का एक योगदान हो, मतलब कि ऐसी टीचिंग कराई जाए, ऐसे पढ़ाया जाए, ऐसे रिसर्च के थ्रू देश की सेवा में, देश के लिए जामिया अपने आप को कंट्रीब्यूट करना चाहता है, अपना एक कंट्रीब्यूशन देना चाहता है। दूसरा है कि स्किल्ड और सेंसिटिव ह्यूमन रिसोर्सेज को तैयार करना जो एनवायरनमेंट को बेहतर बनाए। अब ये एनवायरनमेंट कई तरह का है, हम यहाँ पे सोशल एनवायरनमेंट की भी बात कर रहे हैं, और हम यहाँ पर नेचुरल लेवल पर जो हमारा नेचर है और हैबिटेट है, उससे जो हमारा कनेक्शन है, उस एनवायरनमेंट की भी बात कर रहे हैं कि ऐसा हमारे पास एक स्किल्ड लोग पैदा हों, उनकी सेंसिटिविटी ऐसी हो कि वो एनवायरनमेंट को बेहतर बना सकें। एक वर्ल्ड क्लास टीचिंग और रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाया जाए जहाँ पर आइडियाज़ का फ्री एक्सचेंज हो और कोलैबोरेटिव रिसर्च को बढ़ावा मिले, मतलब कि दुनिया के लेवल की जो यूनिवर्सिटी होती है, दुनिया के लेवल का जो टीचिंग होता है, उसे जामिया में ही स्टैब्लिश कर दिया जाए। इससे क्या होगा, हमारे पास आइडियाज़ का फ्री एक्सचेंज होगा, मतलब जो आप सोचते हैं आप अपनी बात को जामे में कह सकते हैं, और फिर दूसरे व्यक्ति के पास भी यही आज़ादी है, वो भी अपनी बात को कह सकता है। समाज के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करना हो, साथ ही साथ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए डिफरेंट क्रिएटिव माइंड्स को अट्रैक्ट करना, मतलब जामिया में पूरे देश से लोग आ सकें, विदेश से लोग आ सकें, और ये उद्देश्य पूरे किया सके, मिशन पूरा किया सके, इस तरह के विजन के साथ जामिया को स्टैब्लिश किया गया। जहाँ तक यूनिवर्सिटी के एक ऑब्जेक्टिव की बात है, तो यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव उसके विजन और मिशन से जुड़ा हुआ है। अगर मैं आपको एकदम डिटेल में एकदम इसको बताने की प्रयास करूं, तो सबसे पहली बात है कि नॉलेज को एक्सपैंड करना है, मतलब बड़े दायरों तक नॉलेज फैले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नॉलेज पहुंच पाए। दूसरा है कि इसी काम को करने के लिए स्टूडेंट्स और टीचर्स को एनवायरनमेंट मिले कि वो ये काम कर सकें, वरना वो कभी भी नॉलेज को बढ़ा ही नहीं पाएंगे। तीसरा चीज है कि कोर्सेस का रीस्ट्रक्चरिंग हो, नए सीखने सिखाने के उपागम पैदा किए जाएं, ताकि आप जिस एम की तरफ बढ़ रहे हैं इस बदलती हुई दुनिया में, वो पूरा हो सके। अलग अलग डिसिप्लिन्स में अध्ययन हो, मतलब केवल कोई एक डिसिप्लिन ही हावी ना रहे। अगर कोई साइंस पढ़ रहा है, कोई कॉमर्स पढ़ रहा है, कोई ह्यूमैनिटीज पढ़ रहा है, कोई आर्ट्स पढ़ रहा है, तो चारों को इक्वल वेटेज मिले, और विद इन द डिसिप्लिन भी इक्वल वेटेज हो। इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज को बढ़ावा मिले, मतलब कि कोई इंसान अगर हिस्ट्री पढ़ रहा है तो वो इकोनॉमिक्स का भी ज्ञान रखे, कोई इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है तो वो पॉलिटिकल साइंस का भी ज्ञान रखे, कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है तो वो सोशोलॉजी का भी ज्ञान रखे, कोई सोशोलॉजी पढ़ रहा है तो वो ज्योग्राफी का भी ज्ञान रखे, साथ ही साथ कोई फिजिक्स पढ़ रहा है तो उसको भी थोड़ा सा लॉ का ज्ञान हो, या मान लीजिए एनवायरमेंट रिलेटेड ज्ञान हो। इस तरह से एक इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज को बढ़ावा मिले, ये भी जामिया का एक उद्देश्य रहा है। और नेशनल इंटीग्रेशन, सेकुलरिज्म और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को प्रोत्साहन मिले, मतलब कि राष्ट्र एक रहे, सेकुलरिज्म की भावना प्रबल रहे, और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आपसी समझ बढ़े। इस तरीके के विचार के साथ जामिया को स्टैब्लिश किया गया, और जामिया इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना चाहता है। जहां तक मेजर कोर्सेज की बात है, अब ये तो बातें हो गई, बड़ी बड़ी बातें हो गई है ना, कि हाँ इतना कुछ होता है, लेकिन क्या जामिया अपने कोर्स स्ट्रक्चर से ऐसा कुछ ऑफर करता है? तो अगर आप जामिया आने के बारे में सोच रहे हैं तो देख लीजिए जामिया के पास क्या क्या है। जामिया के पास साइंसेज हैं, नॉर्मल आपका विज्ञान, लाइफ साइंसेज हैं, सोशल साइंस है, इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन, ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेज, आर्किटेक्चर एंड लिंग्विस्टिक्स, फाइन आर्ट्स, लॉ, डेंटिस्ट्री, मैनेजमेंट स्टडीज़ की फैकल्टीज़ हैं। मतलब इतने सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। साथ में जामिया का अपना एक वेल नोन एजे के मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर भी है। दूसरे शब्दों में कह लूँ तो जर्नलिज्म की पढ़ाई जामिया में बहुत अच्छे से कराई जाती है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ उन सेंटर्स को जाने जो वेरियस एरियाज में रिसर्च के लिए जाने जाते हैं, मतलब आगे की पढ़ाई के लिए, तो हमें मिलता है सेंटर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ाइयाँ, सेंटर फॉर कल्चर, मीडिया एंड गवर्नेंस, सेंटर फॉर दलित एंड माइनॉरिटी स्टडीज़ जो सब हमारा सबजुगेटेड ग्रुप है उसके लिए, सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, नए तरह के आयाम जुड़ रहे हैं साइंस में, FTK सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डॉक्टर के नारायणन सेंटर फॉर दलित एंड माइनॉरिटी स्टडीज़, है ना, सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज़ एक्सेट्रा। यानी हमारे पास बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जो अपने रिसर्च के लिए जाने जाते हैं। देखिए, जहाँ कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च सेंटर्स को एक प्राथमिकता दी जाती हो, उस यूनिवर्सिटी का माहौल पढ़ाई के हिसाब से बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जामिया कितने बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड करा सकता है एज अ यूनिवर्सिटी। अगली बात देख लेते हैं कि जामिया में एकेडमिक्स कैसा है।
मतलब किस तरह का एकेडमिक एनवायरनमेंट है, अचीवमेंट्स क्या क्या हैं जामिया की, जहाँ तक कुछ डेटा या स्टैटिस्टिक्स की बात है। तो जामिया का ही प्रोस्पेक्टस जो निकालते हैं वो हर साल वो हमें कुछ डेटा देता है। मसलन अगर हम स्टूडेंट एनरोलमेंट की बात करें तो लगभग 17,500 बच्चे 225 प्रोग्राम्स में एनरोल्ड हैं। यानी टोटल लेवल पे आप देखें तो लगभग 225 प्रोग्राम्स में 17,500 बच्चे ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें आगे आप देखें तो 6200 बच्चे जामिया स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। मल्टी लेड है डिस्टेंस स्टडी यहाँ पे, तो स्कूल में 6200 बच्चे हैं। जो एडमिशन का प्रोसेस है वो ऑनलाइन कंडक्ट होता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन, फॉर्म सबमिशन, मेरिट लिस्ट और फी पेमेंट शामिल है। मतलब टोटल 1,22,882 एडमिशन फॉर्म्स 225 प्रोग्राम के लिए रिसीव्ड हुए, जिसमें 6,701 स्टूडेंट्स को एडमिट कर लिया गया था। मतलब जो जिसे आता है वैसे वैसे नए फॉर्म्स को एडमिट करते हैं। स्टूडेंट की डेमोग्राफिक की बात करें तो देखिए ऑल ओवर इंडिया जामिया क्या करता है, एंट्रेंस टेस्ट जो है कराता है ऑर्गेनाइज, और उस एंट्रेंस टेस्ट के ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे नए स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडमिट किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम फॉरेन स्टूडेंट्स की बात करें तो वो टोटल स्टूडेंट का 1% है, जो 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जेंडर की बात करें तो 38% फीमेल स्टूडेंट्स हैं और लगभग 62% मेल स्टूडेंट्स हैं। जहाँ तक स्कॉलरशिप की बात है, मतलब वो जिसे छात्रवृत्ति कहते हैं, कुछ मुद्रा मिलती है, तो उसका डेटा हमारे पास है कि 796 स्टूडेंट्स को मेरिट, सेंट्रल या स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप दी गई, जिसमें लगभग 295 फीमेल स्टूडेंट्स हैं। यानी जामिया एक इंक्लूसिव, इक्विटी बेस्ड और मॉनेटरी बेसिस पर भी आपको सक्षम बनाता है। एज ए यूनिवर्सिटी आपको मौका मिलता है कि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा सकें। इसी तरह से जामिया में सिविल सर्विसेज कोचिंग का भी एक सेपरेट डोमेन है, मतलब आरसीए के नाम से कहलाता है वो। वीडियो के लास्ट में उस पर मैं थोड़ी सी बात आपसे करूंगा। अभी केवल आप इतना जान लीजिए कि 23 कैंडिडेट्स ने आरसीए से सिविल सर्विस एग्जाम को क्वालिफाई किया था, जिनमें से 12 महिलाएं थी। ये केवल पिछले 2 सालों की बात है। साथ ही साथ आप समझ लीजिए कि बहुत सारे बच्चे आरसीए के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन एडमिशन बहुत कम को मिलता है। जामिया के अपने पैरामीटर्स हैं कि वो किसे एडमिशन देगा और किसे एडमिशन नहीं देगा। जहाँ तक फैकल्टीज़ की अचीवमेंट की बात है ना, इसमें इतना बस मैं एक और पॉइंट यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि केवल हम यूपीएससी की ही बात ना करें। जो बाकी पद होते हैं जैसे कि सीएपीएफ है, बैंक पीओ है, असिस्टेंट कमिश्नर के पद हैं वगैरह वगैरह, वहाँ पर भी जामिया से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो आपका अगर गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ रुझान है तो जामिया आपके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। जहाँ तक फैकल्टी अचीवमेंट्स की बात है तो जामिया की फैकल्टीज़ वर्ल्ड फेमस हैं। कैसे हमें पता है कि वर्ल्ड फेमस है? देखिए, बहुत सारे लोग कहीं कहीं के फेलो या मेंबर्स हैं, यानी कि उन्हें कोई खास तरह की उपाधि प्राप्त हो रखी है। 92 से अधिक फैकल्टीज ने को ओवरसीज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इनवाइट किया गया, मतलब कि भारत से बाहर जाके उन्हें कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए बुलाया गया। इसके अलावा कुछ फैकल्टी मेंबर्स के पास फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, इंस्पायर स्कॉलरशिप आदि मिली हैं। मतलब कि इन फेलोशिप से क्या होता है, आप विदेश जाके पढ़ाई करते हैं, यानी एक रिकग्नाइज्ड फैकल्टी बेस जामिया के पास है। अगली बात हमें पता लगती है कि इसी तरह से अगर हम इस बात को समझना चाहें कि जो रिसर्च ओरिएंटेड सेंटर्स हैं, हर साल जामिया से बहुत सारे लोग अपना पीएचडी सबमिट करते हैं। जैसे 2022 से 23 में 335 स्टूडेंट्स ने अलग अलग टीचर्स के अंडर अपना पीएचडी थीसिस को जमा किया, रिसर्च को पूरा किया। जहाँ तक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी की बात है तो इस ये दोनों के पास उपलब्ध है, मतलब कि ये जामिया और नॉन जामिया दोनों यूजर्स कर सकते हैं। फंडामेंटली ये एक तरीका है यूनिवर्सिटी के नज़दीक पहुंचने का। इसी तरह से ब्रिक्स समिट में जामिया स्टडीज़ लीड इंस्टीट्यूट के रूप में काम कर रहा है। ये कोलैबोरेशन है। जामिया के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको ब्रिक्स की साइट पर भी मिल जाती है। मतलब यूनिवर्सिटी हमारी दुनिया में जानी जाती है। बड़ी बात ये है। अंत में HEFA स्कीम जो नया नया लॉन्च हुआ है, जामिया को लगभग 400 करोड़ की स्वीकृति मिली है। मतलब ये हुआ कि जामिया के पास अब रिसोर्सेज के क्रंच का भी सवाल नहीं है। तो ये कुछ बातें जो हमें जामिया के बारे में समझनी थी। अब जामिया के ही प्रोस्पेक्टस में हमें मिलता है कि जामिया इज़ एन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। अब ऐसा क्यों है तो देख लीजिए। जो NIRF रैंकिंग्स हैं, NIRF के बारे में हमारे चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क।
NIRF में एमंग ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज जामिया को कौन सा रैंक दिया? थर्ड रैंक दिया। मतलब थर्ड रैंक जामिया को मिला है, टॉप 3 में है। इतना ही नहीं, अगर ओवरऑल एमंग इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इंजीनियरिंग में रैंक 26 है, लॉ में 7वां है, आर्किटेक्चर में 9वां है, मैनेजमेंट के लिए 29वें रैंक पर है, डेंटिस्ट्री में 16 है, रिसर्च में 30वां रैंक है। साथ ही साथ ओवरऑल अगर देखें इंडियन इंस्टीट्यूशंस में तो वो 13वें रैंक पर जामिया चला जाता है। अगर हम बाकी के बारे में बात करें यानी इंटरनेशनल रैंकिंग्स, तो देखिए हमें क्या पता लगता है। हमारे पास वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स हैं, हमारे पास RUR की रैंकिंग्स हैं, टाइम्स हायर एजुकेशन, ये सब के सब हैं। इन्होंने क्या किया है, जामिया को एक अच्छा रैंक दिया है। तो रिकग्निशन केवल नेशनल नहीं है, नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल भी है। अगली बात हमें पता लगती है कि जामिया आगे कैसे बढ़ रहा है। तो देखिए जामिया को मैंने क्या बताया शुरुआत में ही, ये एक्सपैंड कर रहा है नए नए होराइजन पे। तो नए नए कोर्सेज जामिया में आए हैं, जैसे कि किसी को एमटेक करना हो डेटा साइंसेज में, एमटेक करना हो सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किसी को बीटेक करना हो, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स करना हो, BSc करना हो लाइफ साइंसेज विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ में सर्टिफिकेट कोर्स करना हो, ये सारे की सारी चीज़ें जामिया में नई इंट्रोड्यूस हुई हैं। मतलब कि जामिया अपने साथ न्यू कोर्सेज भी लेकर इनोवेटिव तरीके से आगे बढ़ रहा है। अगली बात आप देख लीजिए कि क्या क्या फैकल्टीज़ हैं। जैसे कि अगर हम सिर्फ फैकल्टीज़ की बात करें यानी मेजर डिसिप्लिनरी, तो 11 बड़ी फैकल्टीज़ हैं जामिया में। अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो हमारे पास 44 यानी कि 44 डिपार्टमेंट्स हैं। सेंटर्स की बात करें तो 30 सेंटर हैं, और अगर स्कूल्स की बात की जाए तो लगभग 7 स्कूल्स का पूरा यहाँ पे सिस्टम है। अगर हम स्टाफ की बात करें, देखिए नॉन टीचिंग 1031 हैं, टीचिंग 636 हैं, स्कूल में 167 हैं स्कूल लेवल पर इनका जो सिस्टम है, और गेस्ट टीचर्स में 412 हैं। यानी मेन बात ये हुआ कि चाहे हम यूनिवर्सिटी को बांट दें डिफरेंट फैकल्टीज और डिपार्टमेंट्स में, या हम टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की तरह बांटें, हमें एक अच्छा रेशियो नज़र आता है कि जामिया के पास ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी नहीं है। अगली बात देख लीजिए कि और क्या फैसिलिटीज़ हैं। एक तो बहुत बड़ी फैसिलिटी है जामिया की जो इंडिया के बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ के पास है। ये जामिया में क्यों है, देखिए जितनी यूनिवर्सिटीज़ आज़ादी से पहले इस्टेब्लिश हुई हैं विद अ डिफरेंट विजन, वहाँ पर ये सुविधा हमें ज़रूर मिल जाती है। जैसे जामिया की लाइब्रेरी सिस्टम दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी सिस्टम है। एग्जाम्पल से बता देता हूँ कैसे। लाइब्रेरी में लगभग 6 लाख से ज़्यादा किताबें हैं, और 1.43 लाख सब्जेक्ट स्पेसिफिक किताबें हैं, प्लस लगभग 5,000 रेयर बुक्स हैं। रेयर बुक्स कौन सी होती है, जो बहुत जगह नहीं मिलती हैं। 2,230 रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, और एक उर्दू बुक कलेक्शन का वंडरफुल सेंटर है। अब जामिया की लाइब्रेरी केवल ट्रेडिशनल नहीं रही, जामिया की लाइब्रेरी ने अपने आप को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी कर दिया है। एक सिस्टम पूरा आ चुका है कि जामिया के स्टूडेंट्स कहीं से भी रिमोट एक्सेस के थ्रू बहुत सारी चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। लाइब्रेरी फैसिलिटी के अलावा जामिया के पास एक बेहतरीन हॉस्टल फैसिलिटी है। इतना जान लीजिए, लगभग 68% ऑफ स्टूडेंट जामिया बाहर से आते हैं अब्रॉड से, और 30% को उसमें हॉस्टल मिल जाता है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी जामिया की कमाल की है। वर्ष 1977 में जब जामिया को एक अच्छा रैंक मिला, मेडल्स मिले, तब स्पोर्ट्स फैसिलिटी पर और बेहतर खर्च होना शुरू हो गया। और जामिया के पास एक दुरुस्त हेल्थ फैसिलिटी है। हेल्थ में क्या क्या है, फ्री मेडिकल सर्विसेज हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कई सारे हैं, चाहे वो अंसारी हेल्थ सेंटर हो, डेंटिस्ट्री की फैकल्टी हो, फिजियोथेरेपी वगैरह वगैरह, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स भी हैं, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी रहती है, इमरजेंसी सर्विसेज हैं, और कुछ खास केसेस में स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन भी जामिया प्रोवाइड करता है। तो हमारे पास एक बेहतरीन लाइब्रेरी है, हॉस्टल है, स्पोर्ट्स है, हेल्थ फैसिलिटी है। इसके अलावा और भी फैसिलिटी हैं जिसे एक यूनिवर्सिटी को बेहतर माना जाता है। इस पे एक और बात कर लेते हैं जो आप सब में से कई सारे लोग जानना चाह रहे होंगे। ये है जामिया का रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी। मतलब कि जहाँ से हर साल बहुत सारे IAS ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं, IPS ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं, बल्कि लोअर रैंकिंग ऑफिसर्स भी सेलेक्ट होते हैं। रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी अपने इंस्टीट्यूशन के लिए जाना जाता है जो सिविल सर्विसेज की कोचिंग प्रोवाइड करता है। देखिए RC की खासियत क्या है, एक तो ये कोचिंग मुफ्त है, और इसमें ट्रेनिंग भी मिलती है,
साथ ही साथ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए हॉस्टल फैसिलिटी भी शामिल है। मतलब आपको दिल्ली में रहने और खाना और इस सब के खर्चे के सोचने के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। और एकेडमी मुख्य रूप से जो हमारा डिसप्रिविलेज समुदाय है उसकी ज़्यादा मदद करती है, पर बाकी लोगों को भी मिलता है मौका। इसमें फ़ायदा क्या है, एक एनवायरनमेंट आपको मिलता है। मतलब कि जो सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करने के लिए इम्पॉर्टेंट एनवायरनमेंट है वो जामिया का आरसीए प्रोवाइड करता है। इसका एंट्रेंस अलग से होता है, उस पर कभी और हम लोग खुल के बात करेंगे। नोटेबल अचीवमेंट्स क्या है, 2021 में श्रुति शर्मा रैंक 1, ये कहाँ से थी, जामिया से थी। बल्कि इस साल भी जो रिजल्ट आया उसमें भी बहुत सारे लोग आरसीए से क्वालिफाई किए हैं। उन्होंने कहाँ अपनी पढ़ाई की थी, तो जामिया के रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी से पढ़ाई की थी। और जब तक हम ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो 600 से अधिक सिलेक्शंस, 600 से ज़्यादा सिलेक्शंस, जब से जामिया का ये आरसीए स्टैब्लिश हुआ है 600 से ज़्यादा सिलेक्शंस आरसीए से हुए हैं। तो ये कुछ जामिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि जामिया है कैसी यूनिवर्सिटी। तो इस यूनिवर्सिटी की इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लगा होगा कि जामिया के पास हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस है, जामिया के पास एक हिस्टोरिकल और कल्चरल रिकॉर्ड है, जामिया एक्सपैंड कर रहा है, जामिया के पास ह्यूमन रिसोर्स और फिनेंशियल रिसोर्स की कमी नहीं, कैंपस बहुत कमाल का है। और जो भी कोई ऐसा सोच रहा है कि उसे लाइफ में आगे बढ़ना है, फिर चाहे वो अपना एकेडमिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सर्विसेज का सेक्टर हो, जामिया के पास वो सब कुछ है जो इसे एक बेहतर विकल्प बनाता है। तो अगर आप लोग अपना एडमिशन सोच रहे हैं इस साल या अगले साल या आने वाले सालों में, तो जामिया को एक अच्छे विकल्प की तरह देखिएगा। आज के इस वीडियो में इतनी ही बात आपसे करना चाह रहा था। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और हमारे नो द यूनिवर्सिटी सीरीज में हम आगे और भी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ऐसे ही डिटेल में बात करेंगे। सब्सक्राइबर बटन को दबाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।